गाड़ियां, जैमर्स, एम्बुलेंस भी पालम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब है वहां पर हलचल तेज है और तहव्वुर राणा को भारत लेकर जो स्पेशल एयरफोर्स का विमान है कभी भी पहुंच सकता है और उसके बाद सीधे पालम एयरबेस पर यह विमान उतरेगा। वहां पर हलचल तेज है, जैसा हमने आपको बताया, जैमर्स अंदर पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंसेज अंदर पहुंच चुकी हैं और तहव्वुर राणा को एनआईए अपनी कस्टडी में लेगा, जिसके बाद उससे पूछताछ शुरू होगी। ऋतु हमारे साथ जुड़ रही है पालम से, सीधे पहले उनके पास जाएंगे। ऋतु, बताइए जरा क्या कुछ हलचल है वहां पर इस वक्त? बिल्कुल सुचारता, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ पर जो हलचल है बहुत तेज हो चुकी है। हालांकि पहले संशय था कि हिंडन एयरबेस पर आएगा तहव्वुर राणा या पालम एयरबेस पर अब कहीं ना कहीं ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि पालम एयरबेस पर ही तहव्वुर राणा जो है वो आ सकता है, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक जैमर, एम्बुलेंसेज और दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां जो है अंदर दाखिल हुई हैं। इससे साफ साबित होता है कि पालम एयरबेस पर ही तहव्वुर राणा को लाया जाएगा और यहाँ से एनआईए मुख्यालय उसे ले जाया जाएगा बुलेट प्रूफ गाड़ी में। और इस वक्त जो हलचल है वो कुछ इस कदर है कि सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के जो तगड़े इंतजाम है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई है। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा जो मुख्य द्वार है पालम एयरबेस का, एंट्रेंस गेट है और यहीं से बताया जा रहा है कि जो एम्बुलेंस है वो दाखिल हुई है और 3 गाड़ियां दिल्ली पुलिस की भी उसमें शामिल थी, एस्कॉर्ट शामिल थी और इसके साथ साथ जैमर भी थी। यानी कि ये अब साफ होता है कि पालम एयरबेस पर ही तहव्वुर राणा को लाया जाएगा और तहव्वुर राणा यहां से अब उसे मूव कराया जाएगा। तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। मैं चाहूंगी इस बार आप तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, इस वक्त भी एक गाड़ी आपको अंदर जाते हुए नजर आ रही होगी। किस तरीके से एक और जो गाड़ी है वो अंदर जाते हुए नजर आ रही है। मैं चाहूंगी इरफान आप आइए, तस्वीरें दिखाइए लगातार कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मूवमेंट जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर अहम हो जाता है क्योंकि सुबह से ही हम जब 7 बजे यहाँ पहुंचे थे तब से हम लगातार यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं और हलचल। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है ऋतु, जरा उसको ठीक करा लीजिए क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। आपने जैसा बताया कि पीछे आपके हलचल तेज है, मेडिकल एम्बुलेंसेज पहुंच गई हैं, वहां पर जैमर्स पहुंचे गए हैं। आपने पहले ही बताया कि कैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां पालम एयरपोर्ट के अंदर पहुंची हैं। इसका बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि जब तहव्वुर राणा आएगा तो यही पालम एयरबेस पे उसे लाया जाएगा। ऐसा अब बिल्कुल साफ ऐसा लग रहा है। जितिन भी जुड़े हुए हैं। जितिन, जरा बताइए, एनआईए ने पूरी एक फहरिस्त तैयार की है सवालों की और एक तरह से हम कहें कि 26/11 पर जो डोजियर सबसे पहले सौंपा गया था पाकिस्तान को, उसमें ही सारी जो परतें थी वो खुल चुकी थी, लेकिन आज अब उन परतों पर एक तरह से मोहर लगाने वाला वो प्राइम जो अक्यूज्ड है वो भारत के पास आ रहा है। बिल्कुल, देखिए वो डोजियर तो है ही, लेकिन एनआईए ने खुद इस मामले में एफआईआर की थी और बाकायदा चार्जशीट भी किया है। उस चार्जशीट को अब ग्राउंड पर लाया जाएगा और जो सबूत एनआईए के पास होंगे वो सभी सबूत कन्फ्रंट कराए जाएंगे। तहव्वुर राणा से पूछा जाएगा कि किस तरीके से उसने डेविड कॉलमैन, उसकी जो मदद है वो साफ तौर पर की थी, ऑफिस सेटअप करने में उसका रोल था। और जब आप उस चार्जशीट को पढ़ेंगे जो कि एनआईए ने दायर की थी, उस चार्जशीट में साफ तौर पर बताया गया कि लश्कर तैयबा से मिला हुआ था डेविड, उसकी जानकारी तहव्वुर राणा को थी, उसके बाद भी वो मदद करता रहा। साथ ही आपको याद होगा उस चार्जशीट पे ये भी बोला गया था कि तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान की आर्मी से इस बात की गुहार की थी कि जो लोग शहीद हुए, क्योंकि वो शहीद बोल रहे थे उन आतंकियों को, उसको पाकिस्तान की सेना प्रोत्साहित करे, एक अवार्ड मेडल भी दे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट होना, उसके आधार पर जो वीडियो कॉल, फोन कॉल में आपस में जो बातचीत थी, वो तमाम ऐसे सबूत इस समय एनआईए के पास है। और मेरे पीछे आप जो एनआईए का दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर की तीसरी मंजिल पर पूरा इन्वेस्टिगेशन सेल को सेटअप किया गया है। 12 लोगों की परमिशन उस सेल के अंदर होगी, सिर्फ वही 12 लोग जा पाएंगे, जिसमें एनआईए के जो डीजी है वो शामिल है। तहव्वुर राणा के साथ जो 2 आईजी रैंक के ऑफिसर हैं उनकी मौजूदगी वहां पर होगी। उसके अलावा जो पेपर वर्क करने वाले जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सिर्फ उन्हीं 12 लोगों के नाम तय किए गए हैं जो कि तीसरी मंजिल पर उस इन्वेस्टिगेशन सेल में पहुंचेंगे। लेकिन अभी एनआईए का जोर इस ओर है कि तहव्वुर राणा को जैसे ही भारत, ठीक है जतिन, वापस लौट रहे हैं आपके पास और भी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली में हर एक जगह से और मुंबई से भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की टीम तैनात कर दी गई है। 3rd बटालियन में दिल्ली पुलिस के 15 जवान तैनात हैं। आधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं दिल्ली पुलिस के जवान, यानी पूरे दिल्ली में जिन जिन जगहों से गुजरना है और जहां से जहां तक लेकर जाना तहव्वुर राणा को, उन सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की टीम भी तैनात की गई है। जतिन, क्या अपडेट इस पर?
बिल्कुल देखिए, 3rd बटालियन का काम ही इतना होता है कि किसी भी आरोपी को कोर्ट ले जाया जाए या कोर्ट के बाद उसको जेल ले जाया जाए। लेकिन क्योंकि इस मामले में काफी हाई सिक्योरिटी है, जिसको देखते हुए 3rd बटालियन को भी तैयार किया जा रहा है। और ये जानकारी मिल रही है कि पालम टेक्निकल एयरबेस पे 3rd बटालियन की जो टीम है वो इस समय पहुंच चुकी है। स्कॉट गाड़ियां उनके पास है, 15 जो कर्मी है वो वहां पर मौजूद होंगे। हालांकि ये बिल्कुल क्लियर है कि तैबुल राना को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर लाया जाएगा, लेकिन 3rd बटालियन उसको एस्कॉर्ट करते हुए यहां पर पहुंचेगी। और 3rd बटालियन का रोल ही बाकायदा इस तरीके से किसी भी तरीके के हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं जिनको एस्कॉर्ट की जरूरत होती है और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो वहां पर 3rd बटालियन का जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम जो कि 15 लोगों की टीम है, 3rd बटालियन से ये सभी जुड़े हुए हैं, उसको भी तैबुल राना की सिक्योरिटी में जोड़ा जाएगा। हालांकि पालम एयरपोर्ट से जब वो बाहर निकलेंगे, धोला कुआं होते हुए, सरदार पटेल मार्ग होते हुए, लोधी रोड होते हुए, जो मेरे पीछे आप ये दफ्तर देख रहे हैं, यहां पर वो पहुंचेंगे। और इस पूरे रोड को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस को दी गई है। और यही कारण है कि साउथ दिल्ली डीसीपी हो, साउथ वेस्ट, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट इसमें पड़ते हैं, उन सभी के सीनियर ऑफिसर्स उस रूट को सैनिटाइज कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस पूरी रोड को आप देखेंगे बंद कर दिया गया है। और जिस समय रूट लगेगा, जिस समय जो काफिला है, तकरीबन 12 गाड़ियों का एक काफिला बताया जा रहा है, जिसमें जैमर भी शामिल होंगे, मार्क्समैन की गाड़ी शामिल होगी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो शामिल होंगी। जब वो निकलेंगी तो उस समय उस पूरे रूट को सैनिटाइज करके, ताकि किसी भी तरीके का बैरियर जो है वो बीच में ना हो, इसको 3rd बटालियन जो है वो सुनिश्चित करती हुई नजर आएंगी। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पूरे रोड को सैनिटाइज किया जाएगा, किसी भी तरीके की अड़चन इसमें ना हो, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां वो की गई है। चाहे वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पड़ने वाले डीसीपी हो, एसीपी हो, सभी लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। क्योंकि लगातार इस बात की जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 बजे के बीच में जो फ्लाइट है वो लैंड कर सकती है, चाहे वो एविएशन मिनिस्ट्री हो, एयरपोर्ट से जुड़े हुए तमाम जो इक्विपमेंट्स जो कि इस फ्लाइट को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन काफी गोपनीयता भी इस बात को लेकर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके का जो क्योस्क ना हो। और यही कारण था कि पालम का टेक्निकल एयरबेस इसलिए चुना गया क्योंकि वो भीड़ से बिल्कुल अलग है। वहां पर सिर्फ जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, या यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से ही फ्लाई करते हैं, तो एकदम से हाई सिक्योरिटी वो जोन है। इसलिए जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है उसको खास तौर पर चूज किया गया है। हालांकि अब धीरे धीरे करके काफिले जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और जैसे ही फ्लाइट भारतीय सीमा में दाखिल होगी और उसके बाद से ग्राउंड पर जो अलर्टनेस है वो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। जी देखिए, इससे पहले जब हमने देखा है, देश ने छोटा राजन का भी एक्सट्रेडिशन देखा, हमने अबू सलेम को भी देखा, लेकिन वो पोर्चुगल या फिर बाली से, इंडोनेशिया से लाया गया, यहाँ अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट किया गया। त्रिपाठी जी, ये आप बेहतर बता पाएंगे, अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट करके तहव्वुर राणा को लाना, जिस पर चार्जेस और भी थे, सिर्फ 26-11 नहीं थे, वो कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि अमेरिका के साथ भले ही हमारी ट्रीटी है एक्सट्रेडिशन की, लेकिन अमेरिका से उसको लाने में, एक तो किसी भी देश से जनरली लाने में और ख़ास तौर से अमेरिका से लाने में कई बाधाएं होती हैं। ये कि अगर आप एक्सट्रेडिशन के लिए वो एप्लीकेशन देते हैं तो आपको कई चीज़ें देनी होती हैं, आपको डिटेल देना पड़ता है उस व्यक्ति का जिसका एक्सट्रेडिशन मांगा गया है, उस ऑफेंस का, और ये बताना पड़ता है कि किस नेचर का ऑफेंस था और कहाँ किया गया, कब किया गया, पूरा डिटेल। और ये कि वो ऑफेंस जिस रिक्वेस्टेड कंट्री में है, जो कंट्री रिक्वेस्ट कर रही है यानी भारत, वो अमेरिका में भी ऑफेंस है और वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के दायरे से बाहर नहीं है। तो ये सब चीज़ें, और इसके बाद लेवल दर लेवल वो जुडिशियल कोर्ट में सुनवाई होती है, अपीलेट कोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, हायर कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास फाइनल पावर के लिए जाती है। तो ये ट्रंप तक गई और ट्रंप ने फिर कहा कि नहीं, हम उसको वापस भेज देंगे। तो बड़ी मुश्किल की बात थी, लेकिन 8 साल तक लगातार काम करते रहने के बाद पहली बार तो हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन बाद में 8 साल तक इस पर लगातार दबाव डालने, लगातार आप सबूत पेश करते थे, डोजियर्स देते थे, डिटेल्स देते थे। इसके बाद फिर अब ऐसा मौका आया कि अमेरिका के आगे और कोई चारा नहीं बचा था कि वो प्रत्यर्पण करे। लेकिन यहाँ फराज साहब बैठे हैं, फराज साहब से पूछूंगी। फराज साहब, ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल सर्कल है वो ना तहव्वुर राणा को मानेगा, ना वो कभी 26/11 में अपनी संलिप्तता मानता है, लेकिन वहां की जो आम जनता है वो, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक टेरर कनेक्शन रहा है, जिसको लेकर सिर्फ भारत नहीं कहता है, जिसको लेकर अमेरिका तक बोलता है, अब वहां के आम लोग क्या सोचते हैं, इस खबर को लेकर चर्चाएं हैं वहां पर?
नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप हाफिज सईद की बात करती हैं, लश्कर तैयबा की बात करती हैं, तहावुर राना की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट इवन मेकिंग ए हेडलाइंस। पाकिस्तानीज लश्कर तैयबा दिस इज ओनली डिस्कस्ड ऑन इंडियन मीडिया, पाकिस्तान के लोकल डिस्कोर्स के अंदर कभी भी इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता। इनफैक्ट अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ स्कर्मिशेस भी होती हैं, कुछ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी होती है, तो एक बस न्यूज टिकर चलता है, उसको डिस्कस नहीं किया जाता। इवन कश्मीर के अंदर भी अगर कुछ स्कर्मिशेस होती हैं तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं डिस्कस किया जाता। द लोकल पॉपुलेशन इज नॉट इंटरेस्टेड के क्या हो रहा है अक्रॉस द बॉर्डर। सो हमारे डिस्कोर्स के अंदर इस चीज को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाता। जहां तक एक्स्ट्रेडिशन की बात हो रही है, मैं बस अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। द अमेरिकन कोर्ट हैज बीन वेरी ग्रेशियस कि उसने तहावुर राना की एक्स्ट्रेडिशन के खिलाफ जो अपील थी उसको तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन डेविड कोलमैन जो है हु हैज बीन वेरी प्राइमरी एक्टर इन एग्जीक्यूटिंग मुंबई अटैक, उसको तो एक्स्ट्राडाइट नहीं किया। तहावुर राना बीइंग कैनेडियन नेशनल, उसको तो उन्होंने एक्स्ट्राडाइट कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूं कि बिकॉज उनके आजकल आपस में ताल्लुकात खराब हैं तो उन्होंने कहा कि चलिए कैनेडियन को तो भेज देते हैं, बट अपने अमेरिकन नेशनल को तो उन्होंने एक्स्ट्राडाइट ही नहीं किया, हालांकि उसका की रोल है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ मुंबई अटैक्स। तहावुर राना तो सिर्फ एडिंग और अबेटिंग के अंदर ही शामिल था, एग्जीक्यूशन में तो डेविड कोलमैन था। पर फराज साहब, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि एक कनेडियाई है और एक अमेरिकन है। देखिए, एक बड़ा कारण उसका ये भी है कि जो तहावुर राणा है ही वाज अ कनेडियन नेशनल और डेविड हेडली जो है वो अमेरिकन था। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई देश अपने नागरिक को एक्स्ट्राडाइट नहीं करता है, और उस पर दूसरे केसेस भी हैं जिसमें वो अप्रूवर टर्न हो गया है। तो ऐसे में अमेरिका का उसको देना, क्योंकि उसको लेकर जिस तरह की बात सामने आई कि वो एक डबल एजेंट भी था, अमेरिका के लिए भी काम कर रहा था। कई लोगों को कैमरा चलता है तो उनको दिक्कत आती है। मैं तो आउटस्पोकन हूं भाई। सर क्या बोलना है आपको इसके ऊपर? बोल रहा हूं ना ये क्या बोल रहा है संदेश हत्या प्रकरण छोटा सा प्रश्न आहे सर. आरोपींना व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जाते, असा जेलमध्ये आरोप केला जातो की आरोपींना जेलमध्ये व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जाते, अशा पद्धतीने देखील आरोप प्रत्यारोप केला जातो. सीआयडी बघेल, सीआयडी कडे चौकशीचा भाग आहे, सीआयडी तपास करेल, सरकारचं लक्ष आहे. धनंजय देशमुख यांनी आज तुमची त्या संदर्भात पण चर्चा झाली. एक आरोपी लातूरच्या जेलमध्ये ठेवण्यात आला आहे, तो सुद्धा विषय. यातला एक आरोपी लातूरच्या तुरुंगात आहे. त्या आरोपीने सुरुवातीला अर्ज असा केला होता की मला लातूरच्याच तुरुंगात ठेवावं, परंतु असं दिसतंय की त्याला एकटं असल्यामुळे आता तिथे करमत नाहीये.